हेलो बच्चों, फिर से आप सबके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स और मैथ्स बाबा लेक्चर नंबर 6 स्थिर वैद्युतिकी का। इस लेक्चर से हम क्या करने स्टार्ट क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर से हमने जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उसको साथ के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। मतलब ये जो लेक्चर है दोनों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों के स्टूडेंट जो इसको देख सकते हैं। मैं बोलूँगा सब हिंदी में, लेकिन जो टर्म्स है उसको मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज़ करूँगा, तो दोनों के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सबसे इजी पार्ट भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये नियम क्या बोलता है। ये नियम यानी ये लॉ जो है कूलाम का नियम, वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज है, कोई भी दो आवेश है, ठीक है, जिनके ऊपर जो आवेश है उनका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, Q1 और Q2, और वो दोनों किस पे पड़े हैं, रेस्ट में रखे हुए हैं। वो दोनों किस में है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब वो स्थिर हैं, गति नहीं कर रहे हैं, और उनके मध्य की दूरी कितनी है, r। तो यहाँ पे अपन दो अजम्पशन लेके चलेंगे। पहला अजम्पशन तो दोनों रेस्ट में यानी स्थिर हैं। दूसरा अजम्पशन वो बिंदु आवेश होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पहला अजम्पशन है कि वो स्थिर होने चाहिए, स्थिर आवेश। पहला ये हमारे अजम्पशंस है, यानी रेस्ट चार्ज होने चाहिए। और दूसरा हमारा अजम्पशन है कि वो बिंदु आवेश होने चाहिए, पॉइंट मासेस होने चाहिए। अब ये पॉइंट मास या बिंदु आवेश क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ से कोई दूर की बिल्डिंग देखिए तो आपको कैसे दिखेगी, बहुत छोटी दिखेगी ना। तो यही चीज़ इन आवेशों के साथ भी है, इन चार्जेस के साथ भी है। मतलब ये चार एक दूसरे से बहुत दूरी पे रखे हुए हैं, और इनका साइज जब एक चार्ज से दूसरे चार्ज को देखते तो वो पॉइंट साइज का दिखता है। वैसे चार्ज बहुत छोटा है, तो उसको जब अपन बहुत डिस्टेंस पर रखेंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल है। दूसरी बात, जो चार्ज है वो गतिशील नहीं होना चाहिए, मोशन नहीं करना चाहिए, वो रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, वो रेस्ट चार्ज होना चाहिए, स्थिर आवेश होना चाहिए। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है, इसका स्टेटमेंट नंबर 1 कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। अब फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा, मतलब आकर्षण प्रकृति का होगा या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है उन आवेशों की प्रकृति पर, इन आवेशों के उस पर कि भाई इनकी क्या नेचर है। ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, धनावेशित हैं, या दोनों नेगेटिव है, ऋणावेशित हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर इसमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, जब भी हमारे पास दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की यानी बल की, वो कुछ इस तरीके से होगी। मतलब एक दूसरे को दूर की तरफ भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों धनावेशित या ऋणावेशित हैं तो ये जो एरो है यानी बल की जो दिशा है वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कब करेंगे, जब एक धनावेशित और दूसरा कैसा हो, ऋणावेशित हो, तब जो दिशा होगी बल की वो कुछ इस तरीके की होगी, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो लोग आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं, जो कि r डिस्टेंस के ऊपर r दूरी पे रखे हुए हैं। उनका परिमाण यानी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 और Q2 है, और दोनों के दोनों रेस्ट चार्जेस हैं, स्थिर आवेश हैं, और दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो लॉ क्या बोलता है, यानी नियम क्या बोलता है कूलाम का नियम बोलता है कि उनके मध्य लगने वाला फोर्स यानी बल उन दोनों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। यानी उनके बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। और इंग्लिश में उनके बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने क्या बोला, दिख रहा है ना आपको, ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है, स्केलर क्वांटिटी तो हम मैग्नीट्यूड ही देखने वाले हैं। चार्ज वैसे ही जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है यानी अदिश राशि होता है, तो वैसे हमको इनका मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उन दोनों के जो दोनों चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उन दोनों के गुणनफल के सीधे समानुपाती, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के वृत्त समानुपाती। मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो r डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने कहाँ से लिया है, उनके सेंटर से लिया है। तो जो भी फोर्स है, जो बल है, वो उन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
समीकरण 1 व 2 से जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 और इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के, यानी उन दोनों के बल के उन दोनों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपको स्टेटमेंट लर्न करना और लिखना है सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी टफ नहीं है। अब आपको पता है कि जब हम कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। यहाँ पे भी नियतांक आएगा, उस नियतांक को हम बोलेंगे के। ये प्रीडिफाइंड नियतांक है, के हम लेंगे यहाँ पे। के यहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी नियतांक है जिसकी वैल्यू, इसका मान 1/4 पाई, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। कहीं जगह एप्सा बना हुआ मिलेगा आपको, कहीं जगह ऐसा मिलेगा, ये हो या फिर ये हो, दोनों का मतलब सेम ही है। कहीं जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। कहीं लोग इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, कई लोग इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन और नीचे जीरो लगा इसलिए एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं कई लोग, और इसको कहीं एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अभी बात करेंगे इसके बारे में। और इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹, यानी 9 × 10⁹। अब जरा इसके यूनिट निकाल के देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या आती है जो हमको इसके आगे लिखनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइड में इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं कि के की वैल्यू क्या आती है। तो के इक्वल हमारे पास हो जाएगा F R² / Q1 × Q2। इसका यूनिट हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर स्क्वायर और इसका हो गया कूलाम स्क्वायर। तो के का यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर, या कूलाम की पावर -2 भी लिख सकते हैं आप। तो एक की प्री डिफाइंड वैल्यू है जो आपको सीधी सीधी लर्न करनी है। अब इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी आपका जो निर्वात है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हमने जो इन चार्जेस को रखा है वो किस में रखा हुआ है, वैक्यूम में या फिर एयर में। वैसे वैक्यूम और एयर की परमिटिविटी 1 ही होती है, वैसे वैक्यूम की 1 लेते हैं और एयर की जो 1.008 समथिंग लेते हैं, तो उसको हम 1 मान सकते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि दोनों आवेश किस में रखे हुए हैं, निर्वात या फिर वायु में। ये इसका एक थर्ड अजम्पशन मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है। अब चाहे तो लिख दीजिए कि दोनों आवेश कहाँ पर रखे हुए हैं, ये दोनों रखे हुए हैं निर्वात में, यानी ये दोनों वैक्यूम में रखे हुए, ठीक है ना। वैक्यूम पता ही होगा सबको, स्पेस में होता है जहाँ पे हवा नहीं हो, कोई मीडियम नहीं होता, कोई भी मीडियम ना हो उसको अपन वैक्यूम बोलेंगे। तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू होती है 8.82 × 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है। यूनिट इसका उल्टा ही हो जाएगा क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो जो इसकी यूनिट है के की उसका जस्ट उल्टा लिखना है, यानी कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, न्यूटन × मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं, इसकी विमा लिखना चाहते हैं, यानी इसकी डायमेंशन लिखना चाहते हैं, इसकी दोनों की लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की विमा यानी डायमेंशन लिखते हैं, इसकी डायमेंशन देखते हैं क्या होती है। इसकी डायमेंशन हमारे पास हो गई, देखिए कूलाम स्क्वायर की तो आप सबको पता है एम्पियर × सेकंड, तो एम्पियर के लिए A1 और सेकंड के लिए T1 और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 2। न्यूटन का लर्न होना चाहिए आपको M1 L1 T-2 और मीटर की हो जाएगी हमारे पास L1 और उसके पावर आ जाएगी 2। सॉल्व करेंगे A2 T2, इसके अलावा नीचे आ जाएगा M1, यहाँ पे आ जाएगा L2 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2, तो टोटल हो गया L3 और यहाँ पे हो गया T की पावर -2। सॉल्व करने हमारे पास आ जाएगा M-1 L-3, T ऊपर जाके +4 और A के ऊपर आ जाएगा 2। ये हमारे पास किसकी विमा हो गई, किसकी डायमेंशन हो गई, एप्सिलॉन नॉट की। और अगर K की निकालें तो इसके अंदर जो प्लस है उसकी जगह माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो यूनिट है जो इसका मात्रा है कि वो जस्ट अपोजिट है। तो अगर इसकी हमको डायमेंशन लिखनी है तो कुछ नहीं करना है, M1 L3
T-4 हो जाएगा और A के ऊपर भी -2 हो जाएगा। ये K की डायमेंशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये हमारा जो वैक्यूम या जो भी हम मीडियम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके वजह से इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो किस तरीके से उसको इफेक्ट करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इसी को आगे रिलेटिव परमिटिविटी जब हम पढ़ेंगे, जब हम अपेक्षित विद्युतशीलता के बारे में बात करेंगे, जब डिटेल में आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि जब भी किसी चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो इफेक्ट होता है, उनके मध्य लगने वाला बल जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। वो किस पे डिपेंड करता है, इस एप्सिलॉन नॉट पे। जितना गाढ़ा मीडियम होगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर वो था सिर्फ और सिर्फ कूलाम का नियम। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, बस इसमें 2-4 चीज़ें और देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो ये 3 तो हमने पहले बात कर ली कि क्या क्या इसके जो हमने एजम्पशन किए थे, क्या क्या हमने कुछ स्टार्टिंग में कुछ संकल्पनाएं मान के चली थी, वो यही है कि स्थिर आवेश होना चाहिए, लेस चार्ज, बिंदु आवेश होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, और निर्वात यानी वैक्यूम में रखे हुए होने चाहिए, ठीक है। जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, इन आवेशों की प्रकृति, इनके नेचर पर, कि वो प्रतिकर्षण होगा फिर आकर्षण। अगर प्रतिकर्षण है तो इसका मतलब दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, और आकर्षण है इसका मतलब दोनों की नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास दूसरी चीज़, ये अजम्पशन। दूसरी चीज़ फोर्स की नेचर मैंने आपको बता दी, ये लॉ है ही हमारे पास। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो फोर्स होता है वो किसके अलॉन्ग लगता है, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। यानी जो बल है वो किसके अनुदिश लगता है, वो इन दोनों के मध्य को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। फोर्स एक्ट along the line which join the center of चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोर्स है वो किसके अलॉन्ग लगता है, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और इसको हिंदी में बोलेंगे हम बल उनके आवेशों के केंद्रों को, बल आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको रब करते हैं, वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यही चीज़ मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दी, ठीक है। जो फोर्स है वो इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, मतलब अगर हमको फोर्स लगाना है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होगा। अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल कर रहे हैं, तो अगर आकर्षित कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। बस लॉ मेन ही हमारे पास है, जिसमें कुछ हमको बस ये वैल्यू लर्न करनी है और ये फॉर्मूला लर्न करना है। जो आपने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था सेम फॉर्मूला है, वहाँ पे अपन पढ़ते थे G(m1m2/r²), गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला था वैसे ही फॉर्मूला है, क्योंकि ये सेंटर फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यानी स्थिर वैद्युत की जो बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो सेंटर फोर्सेज होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, क्योंकि वो दोनों सेंटर के मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये लेक्चर में आई थिंक सो आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपेक्षित विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।